इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कंचन तंत्र क्रिया करने के लिए जिस खंडार में गई, वहां से कई सारी अतृप्त आत्माएं उसके पीछे पड़ गईं और उन आत्माओं से उसे बचाने की कोशिश में दाई माँ चल बसी। कंचन बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसके चाचा चाची और पारुल ने उसके जले पर और नमक छिड़क दिया था, इसलिए अब उसे बस अपना बदला लेना था। अब आगे जीने का तो कोई कारण है ही नहीं मेरे पास। सब इन लोगों के वजह से हो रहा है और अब तो मेरी दाई माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब किसी हाल में पीछे नहीं हटूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन्हें मैं। जो तू करना चाहती है अब फिर से इसकी शुरुआत मत करना, वरना अंजाम यही होगा। मैं एक बार इस दलदल में फंसी तो फिर निकल नहीं पाई। तुझे तो मैंने एक बार इस दलदल से निकाल दिया था, लेकिन अब तुझे बचाने के लिए मैं भी नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुझे ये चेतावनी देने आई हूँ, ये सब मत कर। तेरे नसीब में जो लिखा है वह तुझे मिलकर ही रहेगा, लेकिन काले जादू की इस दुनिया से खुद को दूर रख बेटा, वरना मेरी तरह मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर कंचन की आंख खुली। डर के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। वो जानती थी कि ये महज एक सपना नहीं था। दाई माँ आखिरी बार उसे चेताने आई थी। कंचन ने खुद को संभाला और फैसला किया, अब वो फिर से कोई क्रिया नहीं करेगी। दाई माँ ने जो समझाया था उसे मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। कुछ महीने बीते। कंचन की जिंदगी का ये खालीपन उसे काटने को दौड़ता था। तभी जिस लाइब्रेरी में वो काम करती थी, एक दिन उसे वहां एक लड़का मिला। हेलो, मैं वैभव। मैं हर रोज यहाँ आता हूँ और हर रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मुझे कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी। हमेशा अपनी ही किसी दुनिया में खोई रहती हो। लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह रहती हो? मेरा नाम कांचन है और बस जिंदगी में जब कोई साथ नहीं होता ना, तो खुशी के कोई मायने नहीं होते। बचपन में मम्मी पापा को खो दिया था और उसके बाद जिस दाई माँ ने मुझे संभाला था, वो भी कुछ महीने पहले मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और अकेलेपन की जिंदगी कितनी बोझ भरी और भारी होती है, ये तो बस वही समझ सकता है जो खुद इस सब से गुजर रहा हो। आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में इतना सब हुआ है, लेकिन आज के बाद फिर कभी ये मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं दोस्ती का एक हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। तुम अपना सारा दुख दर्द, सारी तकलीफें मेरे साथ बांट सकती हो। फ्रेंड्स, इतने समय में पहली बार किसी ने कंचन से दिल से बात की थी। वैभव ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कंचन ने भी उसका हाथ थाम लिया। दोनों की रोज बातें होने लगी, हर रोज मिलना जुलना, और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक शाम कंचन वैभव से मिलने के लिए एक कैफे में गई। उसी कैफे में पारुल भी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी। जब उसने वहां कंचन को वैभव के साथ देखा तो उसका खून खौल उठा। इस मनहूस की जिंदगी में अब कोई लड़का भी आ गया। लेकिन चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, इस खुशी को भी मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं दूंगी। जो खुशी मेरी जिंदगी में नहीं है वो तुम्हारी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारा घर और सारी प्रॉपर्टी तुमसे छीनी है ना, इसे भी बहुत जल्द तुमसे छीन लूंगी। कंचन और वैभव के रिश्ते को अब कुछ महीने हो चुके थे। कुछ देर बाद वैभव और कंचन वहां से निकल गए और पारुल ने उन दोनों का पीछा किया। वैभव ने कंचन को उसके घर पर ड्रॉप किया और वहां से निकल गया। पारुल भी उसकी पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जा रही थी। उसने वैभव के घर का पता लगाया और धीरे धीरे उसकी डिटेल्स निकालनी शुरू की, जहां वैभव नौकरी करता था। पारुल ने भी कुछ समय के लिए उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली। तुम जानते हो वैभव, मैं आज तक जितने लड़कों से मिली हूँ, तुम उन सबसे अलग हो। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे माफ करना पारुल, लेकिन मैं पहले से ही एक रिश्ते में हूँ। जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़की कौन है। कंचन की ही बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, लेकिन तुम कंचन को कैसे जानती हो? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मेरे बड़े पापा की बेटी है, लेकिन उसके जितना मनहूस कोई नहीं है। पहले अपने माँ पापा को खा गई और फिर दाई माँ को भी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाई क्यों नहीं देती और आखिर तुम उसके साथ रहे ही क्यों रहे हो।
तुम्हारे पास अच्छी जॉब है इसलिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। उसके पास है ही क्या? जरा दिमाग लगाकर सोचो वैभव, क्या तुम उसके जैसी लड़की को डिजर्व करते हो? फैसला तुम्हारा है। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या उसके साथ? पारुल ने वैभव को अपनी बातों में फंसा दिया और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। अपने बर्थडे पर पारुल ने वैभव को घर पर इनवाइट किया और जब वैभव ने उसका घर देखा तो उसकी आंखों में लालच फूट पड़ा। ठीक ही तो कह रही थी पारुल, पता नहीं मैं क्यों उस कंचन के साथ फंसा हुआ हूँ। ना तो उसके पास पैसा है ना खुद का घर, जिंदगी भर बस मुझ पर बोझ बनकर रहेगी। पारुल तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और सब कुछ उसी का रहेगा। थोड़ा दिमाग लगा वैभव और पलट दे पूरा पासा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अब अफेयर शुरू हो चुका था, जिसके बारे में कंचन को कोई भनक भी नहीं थी। 1 साल तक वैभव के साथ रिश्ते में रहने के बाद अब वो उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि घर में अकेलापन उसे जीने नहीं दे रहा था। वैभव ने धीरे धीरे उससे मिलना भी कम कर दिया था। एक दिन बहुत जोर देने के बाद जैसे तैसे कंचन ने वैभव को उसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया। उसका बर्ताव कंचन को बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इतने दिनों से ना तो तुम मुझसे ठीक से बात कर रहे हो और ना ही मिलने आ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें। मैं अब और अकेली उस घर में नहीं रहना चाहती। वहाँ अकेले मेरा दम घुटता है। माफ करना कंचन, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। क्या? ये सब तुम क्या बोल रहे हो वैभव? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद आ गई। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो साल भर के अंदर बदल गया? ये सब सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पारुल आई और उसने वैभव का हाथ थाम लिया। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है कंचन मैडम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि वैभव को फंसाने के लिए तुमने ये सब ड्रामे किए हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। वैभव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो किसी से शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे ही करेगा। क्या? इसका मतलब इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? इतना सब छीनने के बाद भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया? आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? बस बहुत हो गया कंचन। अच्छा हुआ कि पारुल ने मुझे तुम जैसी लड़की से बचा लिया, वरना तुम तो जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बोझ बनकर बैठ जाती। पारुल से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उस पर ये फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। आज के बाद फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैभव के मुंह से ये सब बातें सुनकर कंचन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे जितने समय बाद थोड़ी खुशी की उम्मीद मिली थी, वो भी अब टूट चुकी थी। वो रोती हुई अपने घर पहुंची और उस पूरी रात अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई और अब उसके आंसू आक्रोश में बदलने लगे। बदले की जो इच्छा दाई माँ के जाने के बाद शांत हो गई थी, आज वो फिर से जल उठी। तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा पारुल, और बदला मैं तुम तीनों से नहीं बल्कि तुम चारों से लूंगी। कुछ भी नहीं बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। आज से अपनी मौत की उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो तुम सब, क्योंकि अब जब तक मैं तुम लोगों से अपना बदला नहीं ले लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कंचन ने दाई माँ की तस्वीर देखी और उनके कमरे में रखी संदूक से वो किताब निकाल लाई। साधना, यानी जो चुड़ैल और डैयान की तरह सब कुछ तबाह कर देती है। एक बार अगर किसी के पीछे वो लग जाए तो इंसान तड़प तड़प कर खुद अपनी मौत मानता है। उसने एक रात में वो किताब पूरी पढ़ ली। अगले पूरे दिन में कहीं न कहीं और कुछ सामग्रियां इकट्ठा करने लगी। रात को जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बज गए, काला लिबास पहनकर हाथ में एक काली पोटली लेकर वो घर से निकल पड़ी। वहां से कुछ दूरी पर एक खंडहर इलाका था। उसके आगे पीपल के पेड़ थे, जहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर डायन चुड़ैलों का वास होता है। कंचन आगे बढ़ी और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला दिया। वो वहीं बैठ गई और धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र बोलने शुरू किए, वहां एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा की सरसराहट में किसी शक्ति की मौजूदगी महसूस हुई। पेड़ में हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट कंचन के कानों में पड़ रही थी, जैसे कोई पत्तों से सरकता हुआ पेड़ से उतर रहा हो। कुछ देर बाद कंचन ने अपने कंधों पर कुछ भारी महसूस किया।
वो समझ गई कि जिसे वो बुला रही थी वो आ चुकी है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि पोटली से एक मुर्गी निकाली जिसके पंजों और मुंह को उसने रस्सी से बांधा हुआ था। उसने मुर्गी को दिए के बगल में रखा और पोटली से धारदार चाकू निकालकर उस मुर्गे की बलि चढ़ा दी। कुछ मंत्र बोलकर उसने ये क्रिया पूर्ण की। उसके कंधे अभी भी भारी थे। वो घर लौट आई और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, दहलीज के अंदर कदम रखा, तो वो शक्ति उसके साथ घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसने ये क्रिया करने से पहले ही अपने घर को चारों तरफ से कीलों और बांध से सुरक्षित कर दिया था। फिर उसने उस शक्ति को आदेश दिया, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। एक एक करके उन्हें बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, तड़प तड़प कर मारो उन सबको। जिस तरह उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, उनसे उनकी जिंदगी छीन लो। दरवाजे के बाहर खड़ी वो शक्ति भयानक तरीके से मुस्कुराई और एक ही पल में कंचन की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। कंचन ने तुरंत घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी वक्त उसके असली घर के दरवाजे पर, जिसे उससे छीन लिया गया था, दस्तक हुई। इस कहानी की लेखिका हैं दीप्ति थानेकर और आप देख रहे हैं फंटल स्टूडियो प्रस्तुत और एक नई कहानी, काला जादू। स्वाति ध्यानस्थ अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। नेहा ने स्वाति को जगाया। उसने देखा कि स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्वाति के साथ ये सब क्या हो रहा था। लेकिन इससे पहले आपके अपने फेवरेट चैनल वंस अपॉन अ टाइम को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। और एक आखिरी बात, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सुमित को पता चला कि स्वाति अनाथ होने के कारण उसकी माँ उसकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों को ही चाहता था, इसलिए सुमित ने स्वाति से कोर्ट मैरिज कर ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्हें देखते ही सुमित की माँ का गुस्सा बढ़ गया। उसकी माँ उससे बहुत नाराज हो गई और उसने सोचा कि इस लड़की ने ही उसके बेटे पर काला जादू किया है और उसे फंसा लिया है। उसने उन्हें घर में तो ले लिया, लेकिन स्वाति को उसने कभी माफ नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और सुमित की माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब सुमित ऑफिस गया तो उन्होंने स्वाति से पूरे घर का काम करवाया। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को घर पर खाने के लिए बुलाया और स्वाति से खाना बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि स्वाति को खाने का एक भी दाना ना बचे। उसने इसी तरह से कई अत्याचार स्वाति के ऊपर किए। स्वाति को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वो उम्मीद पर टिकी हुई थी कि शायद किसी दिन उसकी सासू माँ का गुस्सा शांत हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वाति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में स्वाति नींद से उठी। गला सूखने के कारण पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उसे अपनी सासू के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में मुड़ी। दरवाजा खोलकर देखती है तो क्या, उसकी सासू खुले बालों के साथ बैठी थी। चारों ओर धुआं था। उसकी सासू के सामने नींबू, कुमकुम, एक काली गुड़िया और सुइयां रखी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर स्वाति अपने कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुमित को फोन करके उसे जल्दी घर बुला लिया। सुमित घर आया तो स्वाति अपने कमरे में ही थी। सुमित ने दरवाजा खटखटाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, स्वाति को क्या हुआ? उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मैं पड़ोस में थी। जब मैं घर आई तो वो तब से अंदर ही है। सुमित की आवाज सुनकर स्वाति ने दरवाजा खोला। स्वाति सुमित को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अपनी सासू माँ पर गई। अपनी सासू की बड़ी बड़ी आंखें देखकर स्वाति कुछ नहीं बोल सकी। उस तनाव से वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो दूसरे घर में रहने की जिद करने लगी। स्वाति की जिद की वजह से दोनों दूसरे घर में रहने लग गए। कुछ महीनों बाद सुमित को फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सुमित और स्वाति माँ को देखने के लिए घर गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए सुमित और स्वाति ने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं रहने लग गए। 3 दिनों में ही सुमित की माँ का देहांत हो गया।
13वें दिन बाद सभी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करके सुमित ऑफिस में ज्वाइन हो गया। स्वाति भी घर के सारे काम करके सोने के लिए अपने कमरे में चले गई। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो जागी तो चारों ओर अंधेरा था। उसे लगा कि लाइट चली गई है, इसलिए उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने के लिए रसोई में जाकर देखा तो उसे अपनी सासू के कमरे से आवाजें आने लगी। ये क्या आवाज है ये देखने के लिए वो वहां गई। कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी सास खुले बालों के साथ कोई मंत्र जाप कर रही थी। स्वाति वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सामने की खिड़की से उसे अपनी सासू दिखाई दी। खिड़की से हाथ अंदर डालकर वो बोलने लगी, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं भी तुमसे तेरा बेटा दूर करने वाली हूँ। वह स्वाति को पकड़ने ही वाली थी कि इतने में सुमित की आवाज से स्वाति को होश आया। उसे डर डर कर पसीना आ रहा था और वो डरी हुई दिख रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराई हुई दिख रही थी। स्वाति ने सुमित से पूछा, तुम यहाँ कैसे इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मैं बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बहुत भयानक सपना आया था। सुमित ने बगल में रखी किताब उठाते हुए कहा, हॉरर स्टोरीज वाली किताब पढ़ोगी तो क्या होगा? और मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं ऑफिस से आया तो हर तरफ अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी। मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? आएगी ही, कारण ही कुछ ऐसा है। आज मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। दोनों को बहुत खुशी हुई। अगले दिन स्वाति दोपहर में सो रही थी और उसे वही सपना फिर आया। वो उसी कमरे में थी। वह हाथ उसके गर्दन तक पहुंचने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी और वो जाग गई। अब स्वाति और भी ज्यादा डर गई थी। उसने दरवाजा खोला तो वहां कुरियर वाला था। कुरियर लेकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। स्वाति ने फैसला किया कि अब वो दोपहर में नहीं सोएगी और उस समय वो गार्डन में काम करने लगी। एक दिन सुमित की दोस्त नेहा उसके घर उससे मिलने आई। ये जानकर कि वो योग और ध्यान सिखाती है, सुमित ने स्वाति को नेहा से योग और ध्यान सीखने के लिए जाने को कहा। सुमित के कहने पर स्वाति नेहा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन जब स्वाति नेहा के साथ ध्यान कर रही थी, उसे तंद्री लग गई। उसे फिर वही सपना आया। इस बार उस हाथ ने स्वाति का हाथ पकड़ लिया था। स्वाति ध्यानस्थ अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। नेहा ने स्वाति को जगाया। उसने देखा कि स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। नेहा के पूछने पर स्वाति ने उसे सब कुछ बता दिया। नेहा ने सुमित को फोन करके बुलाया और स्वाति को उससे सब कुछ बताने के लिए कहा। सुमित ने फैसला किया कि अब वे उस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें उस घर से अपना सामान लाना था। सुमित, स्वाति और नेहा तीनों सामान लाने के लिए आखिरी बार उस घर में गए। नेहा घर के बाहर गाड़ी में बैठी थी। सुमित और स्वाति घर में आए और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। सुमित ने अपनी माँ की फोटो को आखिरी बार नमस्कार किया। बैग भरकर दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि स्वाति को याद आया कि उसकी पर्स उसके कमरे में ही रह गई है। स्वाति ने सुमित से कहा, सुमित, तुम बैग लेकर बाहर जाओ, मैं जल्दी से अपना पर्स लेकर आती हूँ। स्वाति के कहने पर सुमित बैग लेकर बाहर गया और कार की डिग्गी में बैग रखने लगा। नेहा सुमित से स्वाति के बारे में पूछने ही वाली थी कि उन्हें स्वाति के चीखने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों स्वाति की दिशा में भागे। स्वाति घर में हवा में लटक रही थी। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने स्वाति को एक कमरे में खींच लिया। सुमित और नेहा स्वाति की दिशा में भागे, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो गई और अचानक से घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अदृश्य हो गए, जैसे कि उस घर में कभी दरवाजे और खिड़कियां थी ही नहीं। इस सब घटनाक्रम में एक सवाल तो रहता ही है, स्वाति को क्या हुआ?